एक ऐसा परिदृश्य है जिसके बारे में जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मतलब मुझे लगा जैसे किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की बात हो रही है। अच्छा, ऐसा क्या था उसमें? सोचिए कि अंतरिक्ष में कोई ऐसा कैमरा मौजूद है जो पृथ्वी की तरफ देख रहा है। नीचे जमीन पर घने काले बादल छाए हैं, या मान लीजिए किसी जंगल में लगी भीषण आग का धुआं उठ रहा हो, या फिर एकदम रात का घना अंधेरा है। सामान्य तौर पर तो इन परिस्थितियों में कोई भी कैमरा पूरी तरह से अंधा हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन ये विशेष कैमरा इन सब रुकावटों के आर पार देख सकता है। और सबसे गजब की बात तो ये है कि ये किसी रडार की उन उलझी हुई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों की तरह रिजल्ट नहीं देता। तो क्या ये एक नॉर्मल फोटो देता है? जी, ये एक सामान्य डिजिटल कैमरे जैसी बिल्कुल रंगीन और स्पष्ट तस्वीर सामने लाता है। अरे वाह! देखिए, इस तरह के उपकरण को ना लंबे समय तक तकनीकी दुनिया में बस एक असंभव सपने की तरह ही देखा जाता था। सही बात है, क्योंकि अर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब पृथ्वी की निगरानी करने वाले सैटेलाइट्स के विज्ञान में हमेशा से एक बहुत बड़ा समझौता करना पड़ता था। या तो आपको एक ऐसी तस्वीर मिलेगी जो एकदम स्पष्ट और रंगीन हो, लेकिन वो बादलों और अंधेरे में काम नहीं करेगी। जैसे हमारे फोन का कैमरा। बिल्कुल। या फिर आप एक ऐसी तस्वीर ले सकते हैं जो हर मौसम में काम करे, लेकिन उसे समझना इतना मुश्किल होता है कि आम इंसान तो क्या, कई बार एक्सपर्ट्स भी धोखा खा जाते हैं। इन दोनों खूबियों को एक ही जगह लाना, ये एक बहुत बड़ी तकनीकी बाधा रही है। लेकिन अब ये कोई सपना नहीं रह गया है, और आज की हमारी इस गहन चर्चा का, या कहें इस डीप डाइव का मुख्य विषय यही तकनीक है। तो आज हम मिशन दृष्टि की बात कर रहे हैं। जी हाँ, 3 मई 2026 को लॉन्च हुए मिशन दृष्टि की। ये गैलेक्साई नाम के एक भारतीय स्टार्टअप द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट है। और इस पूरी चर्चा के लिए हमने कई समाचार लेखों, स्पेसएक्स के लॉन्च डेटा, इसरो के बयानों और गैलेक्साई कंपनी की आधिकारिक जानकारी का गहराई से विश्लेषण किया है। बिल्कुल। और आज का हमारा लक्ष्य यही है कि हम समझें कि कैसे एक प्राइवेट भारतीय स्टार्टअप ने दो एकदम अलग-अलग सेंसिंग तकनीकों को मिलाकर एक ऐसी क्रांति ला दी है, मतलब जो इससे पहले केवल दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं के पास ही संभव मानी जाती थी। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत उस ऐतिहासिक दिन से करते हैं जब ये विचार जमीन से उठकर अंतरिक्ष तक पहुंचा। 3 मई 2026 को कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट ने उड़ान भरी थी। ये CS500-2 राइट शेयर मिशन का हिस्सा था, है ना? और इसी के साथ मिशन दृष्टि को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि 190 किलोग्राम का ये सैटेलाइट भारत की किसी भी निजी कंपनी द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। 190 किलो, मतलब इतना भारी सैटेलाइट बनाना और उसे सफलतापूर्वक ऑर्बिट तक पहुंचाना यकीनन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, और इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी और इसरो दोनों ने ही इसे भारतीय युवाओं के इनोवेशन का एक शानदार प्रतीक बताया है। लेकिन अगर हम इसके काम करने के तरीके पर आएं तो स्रोतों में बार बार इसके ऑर्बिट का जिक्र आता है। हाँ, वो सन सिंक्रोनस लो अर्थ ऑर्बिट। जी, इसे 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन सिंक्रोनस लो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया है। सन सिंक्रोनस नाम से ऐसा लगता है कि जैसे ये सूरज की रोशनी के साथ कोई तालमेल बिठा रहा है। ये एकदम सटीक अनुमान है। देखिए, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का जो पूरा सिस्टम है ना, वो बहुत ही रणनीतिक तरीके से काम करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सैटेलाइट पृथ्वी के किसी भी हिस्से के ऊपर से हमेशा एक ही स्थानीय समय पर गुजरेगा। अच्छा, मतलब समय फिक्स रहेगा। हाँ, जैसे अगर ये सैटेलाइट किसी जंगल या सीमा वाले इलाके के ऊपर से आज सुबह 10 बजे गुजरता है, तो 1 महीने बाद भी जब वो उस जगह के ऊपर होगा, तब वहां का लोकल टाइम सुबह के 10 ही बज रहा होगा। ओह, तो इसका मतलब है कि सूरज की रोशनी का एंगल और जमीन पर पड़ने वाली परछाइयां हमेशा एक जैसी ही रहेंगी। बिल्कुल सही पकड़े आप। तो जब परछाइयां नहीं बदलती तो कई दिनों या महीनों के गैप पर ली गई तस्वीरों को कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता होगा। एकदम आसान हो जाता है। अगर दो तस्वीरों में कुछ बदलाव दिखता है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वो बदलाव सूरज की रोशनी के बदलने की वजह से नहीं, बल्कि जमीन पर सच में कुछ बदला है। जैसे कोई नई बिल्डिंग बन गई हो या सेना की कोई मूवमेंट हुई हो। जी, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और यहीं से वो सवाल भी पैदा होता है कि आखिर मिशन दृष्टि की तकनीक में ऐसा क्या खास है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है।
तो इसे समझने के लिए हमें उन दो मुख्य सेंसर्स को देखना होगा जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, पहला है ऑप्टिकल सेंसर। ये बिल्कुल हमारे आपके स्मार्टफोन के कैमरे की तरह काम करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के उस हिस्से को कैप्चर करता है जो हमें अपनी आंखों से नजर आता है, जिससे रंगीन और एकदम क्लियर तस्वीरें मिलती हैं। सही कहा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है कि ये रोशनी पर पूरी तरह निर्भर है। रात के समय या जब जमीन और सैटेलाइट के बीच बादल आ जाएं या धुंध हो तो ये सेंसर अंधा हो जाता है। और हमारे स्रोतों के मुताबिक पृथ्वी का लगभग 67% हिस्सा किसी भी समय बादलों से ढका ही रहता है। सोचिए, इसका मतलब है कि ऑप्टिकल सैटेलाइट्स ज्यादातर समय बस बादलों की ही फोटो खींच रहे होते हैं, जो कि किसी काम की नहीं है। बिल्कुल। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार, या जिसे हम SAR कहते हैं, उस तकनीक का जन्म हुआ। ये SAR काम कैसे करता है? देखिए, SAR एक एक्टिव सेंसर है। ये सूरज की रोशनी का इंतजार नहीं करता। ये खुद अंतरिक्ष से जमीन की तरफ माइक्रोवेव पल्सेस भेजता है। ये तरंगे जमीन से टकराकर वापस सैटेलाइट तक लौटती हैं। तो ये एक तरह का इको या गूंज सुनने जैसा है? हाँ, काफी हद तक। सेंसर इन तरंगों के वापस लौटने के टाइम और उनकी इंटेंसिटी को मापता है। और माइक्रोवेव की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे बादलों, धुएं और बारिश को बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन SAR की एक बड़ी दिक्कत भी तो है, इसका आउटपुट। हाँ, वो तो है। क्योंकि ये रोशनी को नहीं बल्कि जमीन की बनावट और डेंसिटी को मापता है, इसलिए इसकी तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं। और स्रोतों में साफ लिखा है कि ये तस्वीरें इतनी जटिल होती हैं कि इन्हें समझने के लिए बहुत भारी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। एकदम सही। और यहीं गैलेक्साई ने गेम बदल दिया है। उन्होंने मिशन दृष्टि में एक X बैंड SAR और 7 बैंड मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजर को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया है, जिसे वो सिंक फ्यूजन कह रहे हैं। जी, सिंक फ्यूजन। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है जो शायद इस पूरी तकनीक की बुनियाद को ही चैलेंज करता है। अच्छा, क्या सवाल है वो? देखिए, अगर हमारे पास एक ऐसा सैटेलाइट है जिसमें सिर्फ रडार है और एक दूसरा सैटेलाइट है जिसमें ऑप्टिकल कैमरा है, हम दोनों से एक ही जगह की तस्वीरें ले लेते हैं और फिर जमीन पर मौजूद कंप्यूटर में फोटोशॉप जैसे किसी सॉफ्टवेयर की मदद से उन दोनों तस्वीरों को एक के ऊपर एक मिला देते हैं। मेरा मतलब है, इसके लिए दोनों सेंसर्स को एक ही सैटेलाइट के अंदर डालने की क्या जरूरत थी? इस इतने महंगे और भारी सिंक फ्यूजन हार्डवेयर पर इतना खर्च क्यों किया गया? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है और इसका जवाब पैरालैक्स एरर और टाइम गैप के पीछे छुपे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में है। पैरालैक्स एरर वो क्या होता है? इसे एक आसान से प्रयोग से समझ सकते हैं। हाँ। आप एक आंख बंद करके किसी चीज को देखिए और फिर दूसरी आंख बंद करके उसी चीज को देखिए। ऐसा लगेगा जैसे वो चीज अपनी जगह से थोड़ी खिसक गई है। हाँ, क्योंकि दोनों आंखों का देखने का एंगल थोड़ा अलग होता है। बिल्कुल। अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स के साथ भी हूबहू यही होता है। वे लगभग 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। 7 किलोमीटर प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड के 100वें हिस्से की देरी भी बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देगी। एकदम से। अगर एक रडार सैटेलाइट किसी बिल्डिंग की फोटो लेता है और कुछ मिनटों बाद एक ऑप्टिकल सैटेलाइट उसी जगह की फोटो लेता है, तो पहली बात, दोनों का एंगल अलग होगा। रडार को शायद बिल्डिंग का एक हिस्सा दिखेगा जबकि ऑप्टिकल कैमरे को छत दिखेगी। हाँ, और दूसरी बात, इस बीच पृथ्वी भी तो अपनी धुरी पर घूम रही है ना। हाँ। तो जब इन दोनों तस्वीरों को जमीन पर कंप्यूटर में मिलाने की कोशिश की जाती है तो वे कभी भी पिक्सल दर पिक्सल मैच नहीं करती। ओहो। और सेना के ऑपरेशंस या तेजी से बदलती प्राकृतिक आपदाओं के समय ये जरा सी तकनीकी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। मतलब जमीन पर बैठकर तस्वीरों को मिलाने का आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए गैलेक्साई ने इन दोनों सेंसर्स को एक ही थर्मली स्टेबल ऑप्टिकल बेंच पर रखा है। जी, ये एक ऐसा सख्त ढांचा है जो अंतरिक्ष के अत्यधिक ठंडे या गर्म तापमान में भी नहीं सिकुड़ता या फैलता, जिससे ये कंफर्म होता है कि दोनों सेंसर एक ही माइक्रोसेकंड में बिल्कुल एक ही एंगल से तस्वीर लें। बिल्कुल। लेकिन देखिए, हार्डवेयर तो इस पूरी पहेली का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली जादू तो उस डेटा को प्रोसेस करने वाले सॉफ्टवेयर में है। और यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI की भूमिका बहुत रोमांचक हो जाती है। जी, आमतौर पर सैटेलाइट्स अंतरिक्ष से रॉ डेटा जमीन पर भेजते हैं, जिसे यहाँ सुपर कंप्यूटर्स पर प्रोसेस करने में घंटों या कई बार दिन लग जाते हैं। लेकिन मिशन दृष्टि के अंदर ही एनवीडिया जेटसन ऑरिन एज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म लगा है। अंतरिक्ष के ऐसे कठोर माहौल में
जहाँ रेडिएशन होता है, ऊर्जा की कमी होती है, वहाँ एज कंप्यूटिंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। बिल्कुल है। तो ये एआई अंतरिक्ष में काम कैसे करता है? मतलब क्या ये सिर्फ रडार के डेटा को ऑप्टिकल फोटो के ऊपर चिपका देता है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा एडवांस है। इस एआई को मशीन लर्निंग के जरिए लाखों रडार और ऑप्टिकल तस्वीरों के जोड़ों पर ट्रेन किया गया है। अच्छा, तो ये सीखता है। जी, जब आसमान साफ होता है तो सैटेलाइट दोनों तस्वीरें लेता है। एआई सीखता है कि रडार पर जो एक खास तरह का पैटर्न दिख रहा है वो असल में एक हरा भरा जंगल है और कोई दूसरा पैटर्न एक कंक्रीट की सड़क है। और जब मौसम खराब होता है? जब मौसम खराब होता है और ऑप्टिकल कैमरा कुछ नहीं देख पाता, तब ये एआई केवल रेडार के डेटा को पढ़ता है, उस बनावट को एनालाइज करता है और अपनी पुरानी ट्रेनिंग के आधार पर अंतरिक्ष में ही उसे एक रंगीन, एकदम स्पष्ट तस्वीर में ट्रांसलेट कर देता है। अरे वाह, ये तकनीक सच में डेटा प्रोसेसिंग के नजरिए से एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन इस तरह के क्रांतिकारी विचार ना रातों रात पैदा नहीं होते। हाँ, वो तो है। जब हम किसी बहुत बड़ी समस्या का सामना करते हैं तभी इस तरह के समाधान की खोज शुरू होती है। गैलेक्साई के सफर को देखें तो ये आइडिया कैलिफोर्निया के जंगलों से लेकर अंतरिक्ष तक का एक बहुत ही दिलचस्प सफर तय करके आया है। बिल्कुल। ये कहानी शुरू होती है आईआईटी मद्रास से। गैलेक्साइट के संस्थापक सुयश सिंह और उनकी टीम आईआईटी में टीम आविष्कार हाइपरलूप का हिस्सा थे। अच्छा, ये वही छात्र हैं जिन्होंने एलन मस्क की स्पेसएक्स हाइपरलूप प्रतियोगिता में पूरे एशिया से एकमात्र फाइनलिस्ट के रूप में अपनी जगह बनाई थी, है ना? जी हाँ, और हाइपरलूप जैसे जटिल प्रोजेक्ट पर काम करने से उन्हें सिस्टम इंजीनियरिंग और बहुत ज्यादा दबाव वाले माहौल में काम करने का अच्छा खासा तजर्बा मिल गया था। लेकिन जमीन पर एक वैक्यूम ट्यूब में चलने वाली हाइपरलूप ट्रेन बनाने से लेकर अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने तक का सफर, ये बदलाव कैसे आया? इसके पीछे एक घटना है। स्रोतों में अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लगी भीषण आग यानी वाइल्ड फायर्स की एक घटना का जिक्र है। जी, मैंने पढ़ा था वो। जब ये टीम अमेरिका में एक प्रोजेक्ट के दौरान उन जंगलों की आग से हुए नुकसान का आकलन कर रही थी तो उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल समस्या खड़ी हो गई। धुआं। हाँ, वहां इतना ज्यादा धुआं था कि ऑप्टिकल सैटेलाइट के कैमरे जमीन पर कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। उन्हें केवल धुएं की एक सफेद चादर दिखाई दे रही थी। और जब उन्होंने रडार की तस्वीरें मंगवाई तो वे इतनी जटिल थीं कि बिना एक्सपर्ट्स के उन्हें समझना और कोई तुरंत फैसला लेना नामुमकिन था। मतलब उस वक्त वो डेटा किसी काम का नहीं रहा। बिल्कुल, कई दिनों तक उस डेटा का कोई इस्तेमाल ही नहीं हो पाया और इसी हताशा से उन्हें ये एहसास हुआ कि दुनिया को एक ऐसे सिस्टम की सख्त जरूरत है जो हर मौसम में, हर परिस्थिति में हमेशा उपलब्ध हो और जिसका डेटा कोई भी तुरंत इस्तेमाल कर सके। एकदम सही। इसी विजन के साथ मई 2021 में गैलेक्साई की शुरुआत हुई। वे 1 साल तक स्टेल्थ मोड में रहे, मतलब बिना कोई शोर मचाए चुपचाप अपनी तकनीक पर काम करते रहे। अंतरिक्ष तकनीक के लिए तो बहुत भारी निवेश चाहिए होता है। हाँ, लेकिन इनके आइडिया में इतनी शक्ति थी कि इन्होंने इन्फोसिस और आइडिया फोर्ड जैसे बड़े निवेशकों से $18.8 मिलियन जुटा लिए। अरे वाह! और सबसे अहम बात तो ये रही कि इन्हें भारत के अंतरिक्ष इकोसिस्टम, खासकर इसरो की सुविधाओं का पूरा लाभ मिला, जिससे वे अपनी तकनीक का परीक्षण कर पाए। बिल्कुल। अब जब मिशन दृष्टि काम कर रहा है तो सुनने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि ये जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव डाल रहा है। मतलब ये सिर्फ एक साइंस का एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि ये रणनीतिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के पूरे ढांचे को बदल रहा है। सही कहा आपने। अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से देखें तो भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है। जी, हमारी सीमाएं ऐसे इलाकों से गुजरती हैं जहां मौसम अक्सर खराब रहता है। खासकर मानसून के दौरान महीनों तक आसमान में घने बादल छाए रहते हैं। स्रोतों में ना ऑपरेशन सिंदूर का एक उदाहरण दिया गया है, जो भारत की रणनीतिक जरूरतों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। हम यहाँ किसी राजनीतिक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ भारत की रणनीतिक आजादी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। उस ऑपरेशन के दौरान भारी बादलों के कारण सीमा पर निगरानी करना बहुत मुश्किल हो गया था और भारत को विदेशी कमर्शियल सैटेलाइट डेटा पर निर्भर रहना पड़ा था, जो कि किसी भी देश के लिए सामरिक जानकारी के मामले में एक कमजोरी हो सकती है। लेकिन मिशन दृष्टि के जरिए भारत ने इस दिशा में एक बड़ी रणनीतिक आजादी हासिल कर ली है। इस सैटेलाइट की रेजोल्यूशन क्षमता 1.2 से 3.6 मीटर तक है। इसका मतलब हुआ कि LAC और LOC जैसी संवेदनशील सीमाओं पर अब मौसम कैसा भी हो, लगातार निगरानी हो सकती है। जी,
सेनाओं द्वारा अक्सर हथियारों को बादलों, धुएं या छलावरण के नीचे छिपाने की रणनीति अपनाई जाती है, जिसे कैमोफ्लाज कहते हैं। लेकिन सार के माइक्रोवेव धातु से बनी चीजों से टकराकर बहुत मजबूत सिग्नल वापस भेजते हैं। यानी कोई भी टैंक या तोप अब रडार से नहीं छिप सकती? बिल्कुल नहीं। और क्योंकि ये रडार डेटा उसी वक्त एआई की मदद से एक ऑप्टिकल फोटो जैसी तस्वीर में बदल जाता है, तो सैन्य कमांडरों को तुरंत समझ आ जाता है कि वहां असल में क्या छिपा है। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। कई जहाज गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अपना ट्रांसपॉन्डर बंद कर देते हैं, जिन्हें डार्क वेसल्स कहते हैं। हाँ, रात के अंधेरे में ऑप्टिकल कैमरे उन्हें नहीं देख पाते, लेकिन रडार उनकी भौतिक मौजूदगी को तुरंत पकड़ लेता है। सुरक्षा के अलावा ये तकनीक आपदा प्रबंधन और एग्रीकल्चर के लिए भी किसी जीवन रक्षक से कम नहीं है। एकदम सही। जब कोई बड़ा साइक्लोन या भयानक बाढ़ आती है तो आसमान हमेशा काले बादलों से ढका रहता है। पुराने सैटेलाइट्स उस वक्त एकदम बेबस हो जाते हैं, जबकि जमीन पर राहत एजेंसियों को सबसे ज्यादा जानकारी उसी वक्त चाहिए होती है। उन्हें जानना होता है कि पानी किस तरफ बह रहा है, कौन सी पुल टूट गए हैं और लोग किन छतों पर फंसे हैं। ऐसे में मिशन दृष्टि बादलों को चीरकर रियल टाइम तस्वीरें देता है। इससे बचाव के काम में लगने वाला कीमती समय बचता है और अनगिनत जानें बचाई जा सकती हैं। और अगर हम कृषि या खेती की बात करें तो इसका सेंसर एक मेडिकल स्कैनर की तरह काम करता है। हाँ, वो जो इसमें 7 बैंड मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर लगा है ना, उसमें रेड एज और कोस्टल ब्लू जैसे खास बैंड शामिल हैं। ये रेड एज वाला कॉन्सेप्ट समझना बहुत दिलचस्प है। मतलब पौधे जब स्वस्थ होते हैं तो वो सूर्य की रोशनी से क्लोरोफिल बनाते हैं। ये क्लोरोफिल लाल रंग के प्रकाश को सोखता है और नजदीकी इंफ्रारेड प्रकाश को वापस परावर्तित या रिफ्लेक्ट करता है। तो जब किसी फसल में कोई बीमारी लगनी शुरू होती है या उसे पानी की कमी होती है तो उसके क्लोरोफिल का स्तर गिरने लगता है। लेकिन इंसान की आंखों को वो पौधा तब भी हरा ही दिखाई देता है। जी, पर रेड एज सेंसर उस इंफ्रारेड रिफ्लेक्शन में आई जरा सी कमी को तुरंत पकड़ लेता है। मतलब ये किसानों के लिए एक तरह का अदृश्य एक्सरे है जो फसल के बाहर से खराब दिखने से हफ्तों पहले ही बीमारी की चेतावनी दे सकता है। और इसी सटीक डेटा का फायदा बीमा कंपनियों को भी मिलता है। बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि से जब फसलें बर्बाद हो जाती हैं तो किसानों को मुआवजे के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि बीमा कंपनियां आसमान साफ होने का इंतजार करती हैं ताकि वे खुद नुकसान का आकलन कर सकें। लेकिन मिशन दृष्टि के डेटा से वे तुरंत नुकसान का पता लगा सकती हैं, जिससे दावों का निपटान हफ्तों के बजाय बस कुछ दिनों में हो सकता है। लेकिन गैलेक्साई जैसे स्टार्टअप्स की सफलता के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है भारत की नई अंतरिक्ष नीतियां। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि कोई भी विचार तब तक सफल नहीं होता जब तक उसे पनपने के लिए सही इकोसिस्टम ना मिले। गैलेक्साई का ये मुकाम भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 और इन स्पेस द्वारा तैयार किए गए सुधारों का ही नतीजा है। देखिए, पहले इसरो मुख्य रूप से देश की हर अंतरिक्ष जरूरत को पूरा करने वाला अकेला संगठन था। लेकिन नई नीतियों ने इसरो का रोल एक प्रोवाइडर से बदलकर एक फैसिलिटेटर का कर दिया है। अब इसरो अपनी एक्सपर्टीज, अपने टेस्टिंग सेंटर और लॉन्च सुविधाएं प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल चुका है। और इसी नीतिगत बदलाव ने भारतीय कंपनियों को ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करने के लायक बना दिया है। बाजार में पहले प्लैनेट लैब्स और आइस आई जैसी विदेशी कंपनियों का दबदबा था, है ना? जी, प्लैनेट लैब्स के पास ऑप्टिकल सैटेलाइट्स का एक बहुत बड़ा जाल है, लेकिन बादलों के सामने वे फेल हो जाते हैं। दूसरी तरफ आईएसआई के पास सार सैटेलाइट्स की अच्छी खासी फ्लीट है, लेकिन उनका डेटा इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि ग्राहकों को उसे समझने के लिए अलग से समय और पैसा खर्च करना पड़ता है। तो गैलेक्साई का जो ये सिंक फ्यूज्ड मॉडल है वो इन दोनों की कमियों को दूर कर देता है। बिल्कुल, वे ग्राहकों को एनालिसिस रेडी डेटा देते हैं, मतलब ऐसा डेटा जो पकाने के लिए कच्चा माल नहीं है बल्कि एक पूरी तरह से तैयार डिश है जिसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि रक्षा बलों या आपदा प्रबंधन एजेंसीज के पास इतना टाइम नहीं होता कि वे अलग अलग जगह से डेटा खरीदें और फिर उसे प्रोसेस करें। सही बात है, और ये तो बस एक शुरुआत है। अगर हम भविष्य की बात करें तो गैलेक्साई 2030 तक ऐसे 10 सैटेलाइट्स का एक पूरा समूह बनाने की योजना पर काम कर रहा है। 10 सैटेलाइट्स? जी, इन 10 सैटेलाइट से उन्हें परसिस्टेंट इंटेलिजेंस मिलेगी। इसका मतलब है कि पृथ्वी के किसी भी एक हिस्से की दिन में कई बार निगरानी की जा सकेगी। अरे वाह! इसके साथ ही भविष्य के सैटेलाइट्स 0.5 मीटर्स तक का रेजोल्यूशन देंगे,
जो अभी के मुकाबले कई ज्यादा शार्प होगा। और गैलेक्साई ऑर्बिटल डेटा सेंटर बनाने पर भी काम कर रहा है। ऑर्बिटल डेटा सेंटर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सैटेलाइट सिर्फ तस्वीरें नहीं लेंगे, बल्कि अंतरिक्ष में ही उस विशाल डेटा को स्टोर और प्रोसेस करके केवल जरूरी निष्कर्ष या इनसाइट्स जमीन पर भेजेंगे। तो इस पूरी चर्चा से जो एक बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि मिशन दृष्टि सिर्फ एक सैटेलाइट या मशीन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दुनिया को देखने का, अंतरिक्ष में डेटा एनालिसिस का एक एकदम नया तरीका है, जो पृथ्वी पर उस कीमती समय को बचाता है जो आपात स्थितियों में जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय कर सकता है। और ये आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार उदाहरण है, जो सामरिक डेटा के लिए हमारी विदेशी निर्भरता को खत्म कर रहा है। जी, ये विज्ञान का वो रूप है जो सीधे तौर पर समाज की जमीनी समस्याओं को सुलझा रहा है। एकदम सही। लेकिन देखिए, इस पूरी तकनीक को और खासकर इसके एआई मॉडल को गहराई से समझने के बाद ना मेरे जहन में एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा डराने वाला विचार आ रहा है। अच्छा, वो क्या? देखिए, मिशन दृष्टि में मौजूद एआई घने बादलों या धुएं के पार रडार की संरचनाओं को पढ़ता है और फिर अपनी पुरानी ट्रेनिंग के आधार पर अपने आप एक रंगीन ऑप्टिकल जैसी तस्वीर जनरेट करता है। बिल्कुल ऐसे ही करता है। तो हमें इस बात पर गहराई से सोचने की जरूरत है कि भविष्य में जब हम इन तस्वीरों को देखेंगे तो वे असलियत के कितने प्रतिशत सच्ची तस्वीरें होंगी। ओहो, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। और कितना प्रतिशत वे एआई के एल्गोरिदम का महज एक अनुमान या उसकी कल्पना होंगी। ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। तकनीक में हमें एक ऐसा कैमरा तो दे दिया है जो बादलों के आर पार देख सकता है, लेकिन क्या इसने हमें उस मुहाने पर भी लाकर खड़ा कर दिया है जहां शायद अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में सच और एक मशीन के अनुमान के बीच की रेखा हमेशा के लिए धुंधली हो जाएगी? वाकई ये एक ऐसा विचार है जिस पर लंबे समय तक मंथन किया जा सकता है। जी, तो सुनने वालों को हम इसी विचार के साथ छोड़ते हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। धन्यवाद। शुक्रिया।